गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। क्लास लाइव है भाई। 12:04 हो चुके हैं और आप जानते हैं कुदरत का करिश्मा हो रहा है आज। शनिवार का दिन, अभिषेक सर की क्लास। ये कैसे हो सकता है ना? और वो भी 2 घंटे। कमाल ही कर दिया भाई, मौज कर दी है ना। बड़े हैवी ड्राइवर निकले अभिषेक सर तो। कमाल। आधे से ज्यादा लोगों को तो सुबह से बेचैनी हो रही होगी, नहीं? ये सोच सोच कर ही दिल सहमा जा रहा होगा कि यार आज शनिवार के दिन क्लास कैसे हो सकती है। ये आदमी तो वीकडेज पे ठीक से क्लास लेने को तैयार नहीं रहता है, वीकेंड पे क्लास कैसे? है ना। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर। भारी तादाद में आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। विवेक, दिवाकर, शीला, सुशांत, मदन, नितिका, रत्नेश, श्री कृष्णा, स्नेहा, सूरज, साक्षी, आदित्य, बेदीशा, ओके, अंकुर, धर्मा, प्राची, हेमेंद्र। ये क्या कह रहा है सर, संडे को भी क्लास लगाया करो। अच्छा जी, घर पे आ जाता हूँ। संडे की क्या जरूरत है, अपने घर पे ही रख ले मुझे, है ना। तो तेरे घर के काम भी कर दिया करूंगा, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन। साथ में तेरे को पढ़ा भी दिया करूंगा, रात को पैर भी दबा दिया करूंगा, आराम से सोया करियो। है ना, क्योंकि या तो बचपन में कभी सिद्धार्थ को ही इतनी सुख सुविधाएं मिली थी, है ना, या फिर अब तेरे को ही मिल रही होंगी। है ना, बाकी तो सब लोग फालतू में ही आए हैं धरती पर। तू ही है बस एक राजकुमार, है ना। गजब की बात है भाई। गजब की बात है भाई। बताओ। अब लोग कह रहे हो कि ग्रेट सर जी, क्या बेइज्जती करी। अरे भैया, बेइज्जती कहाँ करी? कल मैंने आपको बताया तो था। अनामिका पूछ रही हैं आपको आता है खाना बनाना। अरे भैया, चलिए, बहुत अच्छा लगा हमें जानकर कि अभी आप हमारे बारे में रियलिटी नहीं जानते हैं। अगर आपको हमारे बारे में रियलिटी पता होती तो आप ये बात ना करते यहाँ पर। अभिषेक सर से ये पूछना कि उन्हें खाना बनाना आता है क्या, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सूरज को रोशनी दिखाना, जैसे सूरज की तरफ टॉर्च मारना। गजब की बात है। शीला कह रही है कि अब ये खाने का राज भी खोल दीजिए। नहीं, ये राज को राज ही रहने देते हैं तो बढ़िया रहेगा। शीला समझ गई है कि अभिषेक सर किस राज की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने इसीलिए हमें तुरंत कह दिया कि ये वाला राज भी खोल दो। जैसे कल आती क्लास में एक राज खुला। हाँ, ये देखो, राम जन्म जानते हैं हमारे बारे में भाई। जिन लोगों ने हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है, जो लोग फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे बारे में जानते हैं कि भाई अभिषेक सर पहले क्या हुआ करते थे, है ना। देखिए, दो चीजों के तो बारे में आप बात मत ही कीजिए तो ज्यादा बढ़िया है ना। कभी भी गाने में और कभी भी खाने में पंगा नहीं लेने का। खाने और गाने में पंगा मत लीजिए, पढ़ाने में भी मत लीजिए, है ना। तुकबंदी हो गई, ये तो शेरो शायरी हो गई भाई, ये तो जायज हो गई बात। खाना, गाना और पढ़ाना, यही तो तीन चीजें हैं भाई जो हमें आती हैं। इसके अलावा हमने सीखा ही क्या है? सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। है ना, तो बस हमें होशियारी ही तो नहीं आई। बाकी इस धरती की तीन महत्वपूर्ण चीजें तो हमने सीख ही ली। सर, आपने फॉलो बैक नहीं किया है इंस्टा पे? बिल्कुल भाई, अभी मैंने देखा नहीं है एक्चुअली। अब मेरी 2 बजे के बाद क्लास नहीं होगी। आज सैटरडे है, कल छुट्टी है। तो मैंने आपसे वादा किया था, यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा।
तो आज दोपहर से मैं आप लोगों को रिप्लाई करने शुरू करूंगा, और मुझे मालूम है कि रात के 11-12 बज जाएंगे आराम से रिप्लाई करते करते। तो आज आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा, सबको मिलेगा। सर एक गाना सुना दो। क्या बात है भाई, पहले पढ़ लेते हैं मेरे भाई। देखो शनिवार को इतना सेक्रीफाइस करके, इतना बलिदान करके मैंने क्लास रखी है, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। फेसबुक पे मिले, बिल्कुल। आज फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे रिप्लाई ही तो करने हैं पूरा दिन, पूरा दिन रिप्लाई करेंगे। वियान चौधरी फॉलो बैक कर देना सर। बिल्कुल भाई, फॉलो बैक क्यों, हम तो फैन लिख देंगे वहां पर। हम तो लिख देंगे हम तो चौधरी साहब के फैन हैं। मैं चौधरी साहब ना होते तो बस पता नहीं हमारा क्या ही होता। आह, सर चाय क्या आपने बनाई है? यार इस चाय में बनाने का कुछ नहीं होता है, पानी उबालो, है ना, टी बैग डालो, देखो, पानी उबालो, टी बैग डालो, बस बन गई चाय। यही चाय अपने लिए तो। चलिए जी, बहुत हुई गुफ्तगू, बहुत हुई बातचीत, बहुत हुआ हंसी मजाक। एकदम से भी ज्यादा नहीं, वरना आपको लगेगा कि अभिषेक सर की तबीयत ठीक नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, ये हंस रहे हैं, गजब की बात, ये मुस्कुरा रहे हैं। आधे से ज्यादा लोगों ने तो घर वालों को दिखा भी दिया होगा। देखना जरा इस मास्टर को। आप कह रहे थे ना कि हमें जानना है कि हंसता हुआ कैसा लगता है, ये लो आज देख लो, ये हंसता हुआ कैसा लगता है। और आप में से भी काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझे पहली बार हंसते हुए देख रहे होंगे, बट कोई नहीं, आदत डाल लीजिए। अब इस चीज की आदत डाल लीजिए, अब आपको ऐसी ही जिंदगी में काम चलाना पड़ेगा भाई। चलिए, हाँ, शटर अप करते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। सुबह से पढ़ा रहे हैं ना, तो बीच में थोड़ा सा एनर्जी चाहिए होता है, मनोरंजन चाहिए होता है, वो हो गया है। हाँ, अब आते हैं मुद्दे पर। अब भूमिका बांधना शुरू करते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में, या मौर्योत्तर काल के बारे में। मौर्योत्तर काल का मतलब, पोस्ट मॉडर्न पीरियड का मतलब वो पीरियड जो मौर्यन डायनेस्टी या मौर्य वंश के खत्म होने के बाद आया, और वो पीरियड या वो शासक जिन्होंने मौर्य वंश खत्म होने के बाद मगध में शासन किया। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लास्ट हमने 3 डायनेस्टीज पोस्ट मॉडर्न पीरियड में पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहले हमने शुंगा डायनेस्टी या शुंग वंश के बारे में बात की। शुंग वंश के बारे में पढ़ने के बाद फिर हमने बात की कण्वा डायनेस्टी, कण्व वंश की, और फिर हमने बात की आंध्र सातवाहन वंश की। और आप जानते हैं कि आंध्र सातवाहन वंश का ही अंतिम शासक हुआ पुलमावी तृतीय, पुलमावी थर्ड। और लगभग 3री शताब्दी तक सातवाहनों का शासन रहा। एक बड़ा साम्राज्य था सातवाहनों का। भाई इतिहासकार कहते हैं दोनों समुद्रों को मिलाकर शासन किया करते थे। दोनों समुद्र को मिलाने का मतलब समझ रहे हैं ना? अरब सागर से लेकर बंगाल खाड़ी तक, अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक पूरा साम्राज्य विस्तृत था किसका? सातवाहनों का। इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि दोनों समुद्रों पर अधिकार था इनका, दोनों समुद्र इनके साम्राज्य में आते थे। तो मतलब अरब सागर से लेके बंगाल की खाड़ी तक का क्षेत्र सातवाहनों का होता था। सातवाहन साम्राज्य खत्म हुआ, लेकिन ये जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में हमने बात की, या जिस मौर्योत्तर काल के बारे में हमने बात की, इसी के समकालीन हमारे देश में कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए। कुछ विदेशी आक्रमण जो हमने प्री मॉडर्न पीरियड में पढ़े थे, पूर्व मौर्य काल में पढ़े थे। पर्शियन इन्वेजन, ईरानियों का आक्रमण, और फिर हमने बात की थी ग्रीक इन्वेजन या यूनानियों के आक्रमण के बारे में। क्लियर? ये क्या पूछ रहा है, क्या तब हिंद महासागर नहीं था? अब देखो, मैं सागर की बात कर रहा हूं, आप पूछ रहे हो महासागर। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सागर एंड महासागर। भाई सी और ओशियन में फर्क है।
है ना। महामहिम विवेक सर बताएंगे आपको, घबराइए नहीं। आपके जो ज्ञान चक्षु हैं उन्हें खोलने का काम करेंगे विवेक सर। तो अगली क्लास में उनसे जरूर पूछिएगा कि सर क्या सागर और महासागर में भी अंतर है, तो बोलेंगे बिल्कुल है भाई। तो हमने क्या कहा, हमने सिर्फ सागर की बात करी मेरे भाई। सागर का मतलब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। महासागर अलग है, इंडियन ओशियन तो महासागर है। सिंपल सी बात। सर मेरा एग्जाम है 17-18 अगस्त में पीजीटी का। ओके, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यदि मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूं तो आप उसी को समझ लेंगे कि आपकी तैयारी हो गई? क्या मेरा सिलेबस करा देना ही आपकी तैयारी है? ये बताइए सबसे पहले। क्या आप इस बात से मान्यता रखती हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मेरे सिलेबस खत्म हो जाने के ही बस अगले दिन आप तैयार रहेंगे पीजीटी का एग्जाम देने के लिए? बेटे सिलेबस खत्म होने में और तैयारी करने में फर्क है ना। सिलेबस खत्म होने का मतलब है भाई हमने अपनी तरफ से आपको जो भी चीजें करवानी थी वो आपको करवा दी है। लेकिन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद तो तैयारी शुरू होती है। असली तैयारी तो तब शुरू होती है। अब आप कह रहे हैं कि आपका 17-18 अगस्त को एग्जाम है, इसका मतलब आपने इस एग्जाम के लिए पहले फॉर्म भरा होगा, फॉर्म भरने के बाद कुछ दिन इंतजार भी करा होगा और फिर जाकर डिसाइड किया होगा कि अब हमें हिस्ट्री का बैच ले लेना चाहिए। तो उसका मतलब आपने विलंब किया, आपने देर करी। तो ये सब चीजें तो हमें प्रोएक्टिवली कर लेनी चाहिए भाई। यदि हमें पता है कि हमें पीजीटी का एग्जाम देना है, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, हम तैयारी तो शुरू कर दें, हम तैयारी तो करके रखें, है ना। लेकिन होता क्या है, हम लोग सामान्य तौर पर क्या करते हैं, एग्जाम की नोटिफिकेशन आ जाती है, निश्चिंत रहते हैं, ऐसे इंतजार करते रहते हैं कि किस दिन से फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म भरने की तारीख आ जाएगी, हम तब भी ऐसे ही रहते हैं। उसके बाद फॉर्म भरने की तारीख खत्म होने वाली होती है, आखिरी के 2 दिन बचते हैं, फिर हम सोचते हैं अरे यार फॉर्म भी तो भरना था, भागो भागो भागो, तुरंत साइबर कैफे वाले के पास जाते हैं क्योंकि हमें तो फॉर्म भी भरना नहीं आता। कैसे भरें फॉर्म, हमसे तो गलती हो जाती भाई, अपना ही नाम भरने में, अपनी ही डेट ऑफ बर्थ भरने में। तो हमारे तो फॉर्म भी हम खुद नहीं भरते, हम तो अपने फॉर्म भरने के लिए भी दूसरों पर आश्रित रहते हैं। हम जाते हैं साइबर कैफे, भैया जरा फॉर्म भर देना, भैया ने लिखा हुआ है ऊपर 50 रुपए लगेंगे एक फॉर्म भरने के, फॉर्म भरने के 50 रुपए लगेंगे और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के पैसे अलग से होंगे। नोट नीचे लिखा होता है, नोट सावधान हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकली से सावधान। हम उस साइबर कैफे वाले भैया के पास जाते हैं, फॉर्म भरवाते हैं और फॉर्म भरवाने के बाद फिर हम सोचते हैं कि यार चलो पीजीटी की भी तैयारी कर लेनी चाहिए, जब इतना कुछ कर रहे हैं जिंदगी में तो पीजीटी भी सही। फिर उसके बाद हमें ध्यान में आता है, फिर ध्यान में हमें आता है कि भैया अब हमें हिस्ट्री का बैच ले लेना चाहिए। अब हिस्ट्री का देखिए बैच लेने का मतलब क्या है कि जो काम आपको नोटिफिकेशन आने से ही 6 महीने पहले कर लेना चाहिए था, वो चीज में आप इतने ज्यादा विलंब कर देते हैं, आप इतनी ज्यादा देर कर देते हैं क्योंकि हमें यही लगता है कि यार जैसे स्कूल कॉलेज में हम 1-2 दिन पढ़ के पास हो जाते थे, एक रात पढ़ के पास हो जाते थे, इसमें भी ऐसे हो जाएंगे। लेकिन मेरे मित्रों, बहनों, भाइयों, मित्रों, सखाओं, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट द रियलिटी। आईएएस ऑफिसर बनना, आईपीएस ऑफिसर बनना, पीसीएस अधिकारी बनना, ये प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित एग्जाम्स को क्वालिफाई करना, ये सिर्फ मूवीज में आसान होता है। ये सिर्फ मूवीज में आसान होता है भाई, फिल्मों में बहुत आसान होता है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है भाई। असलियत में तो जीवन बहुत कठिन परिश्रम से भरा हुआ है, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन लगे रहें, तैयारी करते रहें। सर आप मोदी की तरह बात करते हैं,
मैं मोदी की तरह बात जरूर करता हूँ, लेकिन मैं मोदी जी की तरह वादे नहीं करता हूँ भाई। सच बोलता हूं मैं, और वादे नहीं करता मैं कभी भी। मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरे भरोसे रहिए, है ना, हो सकता है हम खुद ही आपके भरोसे हों। इसीलिए चलिए, खैर, एनीवेज, तो आप जानते हैं कि जिस तरीके से प्री मॉडर्न पीरियड में हमारे देश में कुछ विदेशी आक्रमण हुए, तो बिल्कुल वैसे ही पोस्ट मॉडर्न पीरियड में भी हमारे देश में कुछ विदेशी आक्रमण हुए। वहीं से हमें कहानी की शुरुआत करनी है। और आप जानते हैं, हम बाअदब बाइज्जत क्या पढ़ रहे हैं? एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत। और इसमें हम पढ़ रहे थे राइज ऑफ मगध, मगध का उत्कर्ष। तो लिख लीजिएगा, आज का टॉपिक हमारा रहेगा फॉरेन इन्वेजन्स इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड। हिंदी में लिखेंगे मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। फॉरेन इन्वेजन्स इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड, मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। बताइए, कुछ लोग तो अभी भी यहां पे ये लिख रहे हैं कि आप वो अभिषेक सर नहीं है। कमाल हो गया। बता दो भैया, आप ही बता दो। थोड़े दिन इस वाले से पढ़ के देखो, फिर आप खुद बता देना आपको कौन सा वाला चाहिए। जोन सा वाला चाहिए होगा आपको, बस उसी का सिम कार्ड लगाकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। ऐसी क्या बात है। सर, हम इतिहास के एक काल से दूसरे काल में कैसे आते हैं? हम प्राचीन काल से मध्य काल में कैसे आए, सर ये बता दीजिए। मेरे भाई देखो, हम नहीं आए, ठीक है। हमारे इतिहासकारों ने केवल हमारे इतिहास को तीन भागों में क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया है। तीन कालों में विभाजित कर दिया है। अब इसको आप किसी भी आधार पर कह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला आधार तो देखो ये भी हो सकता है कि यार, जब तक हमारे देश में हिंदुओं ने शासन किया, जब अब तक हमारे देश में हिंदुओं का शासन होता रहा, तो यह प्राचीन काल चलता रहा। और जैसे ही शक्तियां हिंदुओं के हाथों से मुसलमानों के हाथों में चली गई, ट्रांजिशन हुआ ना, बदलाव हुआ। हर चीज का बदलाव हुआ, चाहे वो कला संस्कृति का हो, चाहे वो खान पान का हो, चाहे वो पहनावे का हो, हर चीज का बदलाव हुआ। चाहे वो धर्म का हो, धर्म को मानने का हो, हर चीज बदली। शासन व्यवस्था बदली। उसी बदलाव को हमने क्या कह दिया, अब हम प्राचीन से मध्यकाल में आ गए। समझ गए बात? 1000 साल तक मुसलमानों का राज चलता रहा, रूल चलता रहा। अब धीरे धीरे वही शक्ति किसके पास जाने लगी? ब्रिटिशर्स के पास, यूरोपियंस के पास। तो आप जानते हैं कि औरंगजेब मरा, औरंगजेब के मरते ही मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया और अंग्रेजों का उत्कर्ष होना शुरू हो गया। और जैसे ही उत्कर्ष होना शुरू हुआ, तो अब शक्ति मुसलमानों के हाथों से यूरोपियंस के पास में आ गई, अंग्रेजों के पास में आ गई, ब्रिटिशर्स के पास में आ गई। हमने कह दिया कि भैया आधुनिक काल शुरू हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पत्थर की लकीर है कि कहीं पे कोई ये बात कानूनन तौर पर लिखी हुई है, संविधान में लिखी है कि भैया इसको आप प्राचीन काल कहेंगे, इसको मध्यकाल में कहेंगे। यार, हम प्रवेश नहीं कर रहे हैं कालों में, हम प्रवेश नहीं कर रहे हैं कालों में। हमारे देश में केवल क्या हो रहे हैं, हमारे देश में केवल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक बदलाव हो रहे हैं, ट्रांजिशन हो रहे हैं। उसी को हमने कहा कि भैया काल बदल गया, समय बदल गया। यही तो है वो, सिंपल सी बात। तो हम बात करेंगे फॉरेन इन्वेजन्स इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड, मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण, जिसमें हम कुछ विदेशी डायनेस्टीज, कुछ विदेशी शासकों के बारे में बात करेंगे जो यहां पर आए, जिन्होंने यहां पर आकर अपने साम्राज्य स्थापित किए, अपनी डायनेस्टीज स्थापित की और यहां पर शासन किया। लेकिन ये थे इनिशियली विदेशी। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? सबसे पहले लिखिए इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स, या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं हिंद यवन शासक या हिंद यूनानी शासक। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में या मौर्योत्तर काल में
हम विदेशी आक्रमणों में सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, इंडो ग्रीक्स के बारे में या हिंद यूनानी शासकों के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हिंद यूनानियों के बारे में, इंडो ग्रीक्स के बारे में। अब हमने कहा कि ये विदेशी आक्रमण है, भाई बहुत बिल्कुल ये विदेशी आक्रमण है। और यदि हम इस विदेशी आक्रमण करने वाले इंडो ग्रीक्स के ओरिजिन की बात करें या इनके मूल स्थान की बात करें, तो ध्यान में रखेंगे कि जो इनका ओरिजिन था या जो इनका मूल स्थान था, ये क्या माना जाता है, अफगानिस्तान का बैक्ट्रिया। तो ध्यान रखेंगे अफगानिस्तान के बैक्ट्रिया नामक स्थल से आना हुआ था किसका, इंडो ग्रीक्स का। उत्पत्ति कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले तो हमें यही समझना है। ईसा के जन्म से लगभग 250 साल पहले, यानी कि 250 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया का गवर्नर हुआ करता था। भाई बैक्ट्रिया नामक स्थान का ही राज्यपाल या गवर्नर हुआ करता था एक व्यक्ति, एक शासक जिसका नाम था डियोडोटस। लगभग 250 ईसा पूर्व में, लगभग 250 बीसी में, ध्यान रखेंगे, बैक्ट्रिया का गवर्नर डियोडोटस नाम का व्यक्ति हुआ करता था या डियोडोटस हुआ करता था। और ये जो बैक्ट्रिया का गवर्नर था, ये किस साम्राज्य के अधीन हुआ करता था, भाई ये साम्राज्य था सेल्यूकस निकेटर का। याद है, वही सेल्यूकस निकेटर जो यूनानी शासक था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अटैक भी करने आया था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में संधि भी हुई थी, और यही सेल्यूकस निकेटर कभी सिकंदर महान का सेनापति भी था। इसी का तो साम्राज्य चल रहा था, इसी का तो एम्पायर चल रहा था, और इसी के साम्राज्य में बैक्ट्रिया का ही एक गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था डियोडोटस। नाम ध्यान रखेंगे। तो जो डियोडोटस था, जो बैक्ट्रिया का गवर्नर था, भाई ये गवर्नर तो सेल्यूकस निकेटर के साम्राज्य के ही अधीन था, लेकिन लिखेंगे ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट रूलर इन बैक्ट्रिया। इसने खुद को बैक्ट्रिया में एक स्वतंत्र शासक घोषित किया। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट इन बैक्ट्रिया। इसने खुद को बैक्ट्रिया में स्वतंत्र शासक घोषित किया। कहने का मतलब, अब ये सेल्यूकस निकेटर के साम्राज्य के अधीन नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंटली शासन कर रहा था। कहां पर, बैक्ट्रिया में। वेट करेंगे।
जी, वेलकम बैक। इन्हें हिंद यूनानी क्यों कहा जाता है भैया? इन्हें हिंद यूनानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको पता है ये साम्राज्य था सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर क्या था? एक यूनानी था, एक ग्रीक था। तो कहने का मतलब इनका जो मूल स्थान था ओरिजिनली, वो तो क्या था? ग्रीस ही था, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये लोग ग्रीक्स ही थे, ठीक है ना। लेकिन ये शासन कहां पर किया करते थे? बैक्ट्रिया में किया करते थे। ये बैक्ट्रिया में शासन किया करते थे, और बैक्ट्रिया में भी शासन कैसे किया करते थे? बस वही कहानी समझा रहा हूं मैं। सेल्यूकस निकेटर के साम्राज्य के ही अधीन भाई उसी का एक गवर्नर हुआ डियोडोटस। अब ये जो डियोडोटस था भाई, ये तो ग्रीक ही था ना, ये तो यूनानी ही था, लेकिन इसको गवर्नर ही तो कहां का बनाया गया था? बैक्ट्रिया का। अब इसी ने सेल्यूकस निकेटर के साम्राज्य से खुद को क्या कर लिया? इंडिपेंडेंट कर लिया। लेकिन ये रहा तो अभी भी यूनानी ही, ग्रीक ही, और ये स्वतंत्र शासक बन गया बैक्ट्रिया का। ही वॉज सक्सीडेड बाय, इसके बाद इसका उत्तराधिकारी और अगला शासक डियोडोटस सेकंड, डियोडोटस द्वितीय हुआ। और ध्यान रखेंगे इसी को माना जाता है इसका एक्चुअल फाउंडर या वास्तविक संस्थापक। लेकिन हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, हमें तो यहां से मतलब है, तो ध्यान रखेंगे। फर्स्ट इंडो ग्रीक रूलर इन इंडिया। भारत में प्रथम हिंद यूनानी शासक। फर्स्ट इंडो ग्रीक रूलर इन इंडिया, या भारत में प्रथम हिंद यूनानी शासक, ध्यान रखेंगे, माना जाता है डेमेट्रियस फर्स्ट, या डेमेट्रियस प्रथम। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि बताइए भारत में इंडो ग्रीक्स का संस्थापक कौन था, या हिंद यूनानियों का प्रथम शासक कौन था, तो आप आंसर क्या करेंगे? डिमेट्रियस फर्स्ट या डिमेट्रियस प्रथम आंसर करेंगे। लिखेंगे इन 165 बीसी, 165 ईसा पूर्व में, ही अटैक्ड इंडिया। लिख लीजिए 165 ईसा पूर्व में इसने भारत पर आक्रमण किया। 165 ईसा पूर्व में लगभग 165 बीसी में इसने भारत पर आक्रमण किया, एंड ही कॉन्कर्ड द रीजन ऑफ सिंध, और इसने सिंध क्षेत्र पर अधिकार किया। और सिंध क्षेत्र पर अधिकार करके लिखेंगे ही मेड हिज कैपिटल टू साकल पंजाब। और सिंध क्षेत्र पर ही अधिकार करके इसने पंजाब के साकल नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। ही मेड हिज कैपिटल टू साकल पंजाब, इसने पंजाब के साकल को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन हम सब जानते हैं इंडो ग्रीक्स में या हिंद यूनानियों में सबसे महान शासक माना जाता है कौन? लिख लीजिएगा, मिनांडर। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडो ग्रीक्स वॉज मिनांडर। लिखेंगे हिंद यूनानियों का सबसे महान शासक मिनांडर हुआ।
द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडो ग्रीक्स वॉज मिनांडर। हिंद यूनानियों का सबसे महान शासक मिनांडर हुआ। लिखेंगे ही एडॉप्टेड बुद्धिज्म इन इंडिया। इसने भारत में बौद्ध धर्म अपनाया था। ही एडॉप्टेड बुद्धिज्म इन इंडिया। इसने भारत में बौद्ध धर्म अपनाया था। और लिखेंगे अ बुद्धिस्ट मोंक। अ बुद्धिस्ट मोंक नागसेन गेव हिम द टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। और बौद्ध भिक्षुक नागसेन के द्वारा इसे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी गई थी। और बौद्ध भिक्षुक नागसेन के द्वारा इसे बौद्ध शिक्षा या बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी गई थी। और ध्यान रखेंगे एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट, एक बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम क्या है, आप सबने नाम सुना होगा, मिलिंद पन्हो। एक बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो से ही हमें मिनांडर के बारे में जानकारी मिलती है। और ध्यान रखेंगे मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में ही मिनांडर को ही तो क्या कहा गया है, मिलिंद कहा गया है। तो कहने का मतलब भारतीय लेखकों ने मिनांडर को ही क्या बताया है, मिलिंद बताया है। और आप जानते हैं कि इंडो ग्रीक्स से पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही क्या होता है, तो आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन इंडो ग्रीक्स से बनता है। बताइए भारत के इतिहास में सबसे पहले स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किन शासकों ने करवाया था। और हु इश्यूड सिल्वर कॉइन गोल्डन कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री। भारत के इतिहास में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के या गोल्डन कॉइन से चलवाने वाले शासक कौन थे। तो ध्यान रखेंगे इंडो ग्रीक्स, हिंद यूनानियों के ही द्वारा सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के गोल्डन कॉइन से चलवाए गए थे। आपको याद होगा जब मैंने शुरुआत में ही आपको सोर्सेज ऑफ एंशिएंट पीरियड लिखवाए थे, उसी में हमने बात की थी कि इंडो ग्रीक्स ने ही सबसे पहले गोल्डन कॉइन चलवाए थे, स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। और इंडो ग्रीक्स में वो स्वर्ण सिक्के ऐसा कहा जाता है मिनांडर के ही शासनकाल में चले थे। तो इंडो ग्रीक्स को कंट्रीब्यूशन जाता है, योगदान जाता है किसका, सोने के सिक्के चलवाने का, गोल्डन कॉइन से चलवाने का। इंडो ग्रीक्स के बाद लिखिए सीथियंस। या साका। इंडो ग्रीक्स के बाद सीथियन या शक। सीथियंस या शक। यदि हम इनके ओरिजिन या मूल स्थान की बात करें तो ध्यान रखेंगे इनका ओरिजिन, इनका मूल स्थान क्या माना जाता है, सेंट्रल एशिया माना जाता है या मध्य एशिया। सीथियंस या शक, सीथियंस या शक बिलोंग करते थे सेंट्रल एशिया से या मध्य एशिया से। और ध्यान रखेंगे दे हैड
लिखेंगे दे हैड 5 ब्रांचेस। लिखेंगे इनकी 5 शाखाएं थी। दे हैड 5 ब्रांचेस, इनकी 5 शाखाएं थी। जिसमें एक ब्रांच अफगानिस्तान में हुआ करती थी, एक शाखा इनकी अफगानिस्तान में हुआ करती थी। इसके अलावा ध्यान रखेंगे 2 शाखाएं इनकी नॉर्थ उत्तरापथ, या जिसे क्या कहा जाता था, उत्तरी क्षत्रप कहा जाता था। 2 शाखाएं इनकी नॉर्थ में हुआ करती थी, और हम सब जानते हैं इनकी उत्तर में 2 शाखाएं कौन कौन सी थी। एक तक्षशिला और दूसरी मथुरा। और ध्यान रखेंगे एक दक्षिणी क्षत्रप में, दो शाखाएं उत्तरी क्षत्रप में और 2 शाखाएं दक्षिणी क्षत्रप में। भाई आप जानते हैं कि पहले भारत उत्तर और दक्षिण में ही क्या था, डिवाइडेड था। ठीक है, उत्तर भारत को उत्तरापथ कहते थे, दक्षिण भारत को दक्षिणापथ कहते थे, या फिर उत्तर भारत को उत्तरी क्षत्रप कहा जाता था और दक्षिण भारत को दक्षिणी क्षत्रप। अब आप इसको दक्षिण कह लीजिए या पश्चिम कह लीजिए, बात एक ही है, क्योंकि उस समय प्राचीन काल में तो भारत केवल उत्तर और दक्षिण में ही क्या था, डिवाइडेड था। और यदि हम दक्षिणी की बात करें, बेसिकली दक्षिणी क्षत्रप में डायरेक्शन तो वेस्ट ही थी, वो तो पश्चिम ही था, क्योंकि हम सब जानते हैं ये 2 शाखाएं कौन कौन सी थी। एक नासिक, तो भाई आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में है नासिक, और दूसरा उज्जैन जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश। उज्जैन कह लीजिए, मालवा कह लीजिए, एक ही बात है। ये इनकी प्रमुख शाखाएं हुआ करती थी। लेकिन ध्यान रखेंगे इनिशियली जो मथुरा शाखा में शक हुआ करते थे या सीथियंस हुआ करते थे, ये इनिशियली उज्जैन या मालवा में ही शासन किया करते थे। लेकिन ध्यान रखेंगे उज्जैन का ही एक शासक हुआ करता था 57 बीसी में, जिसका नाम था विक्रमादित्य। ध्यान रखेंगे उज्जैन या मालवा के ही एक शासक विक्रमादित्य ने 57 बीसी में शकों को पराजित करके उज्जैन से निकाला था। वही शक उज्जैन से निकल कर आकर कहां बसे थे, मथुरा में बसे थे। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब 57 बीसी में उज्जैन या मालवा से विक्रमादित्य नामक शासक के द्वारा शकों को निकाल भगाया गया या वहां से निकाल दिया गया, तो ध्यान रखेंगे 57 बीसी में इसी विक्रमादित्य के ही द्वारा एक नए संवत की शुरुआत की गई, और आप जानते हैं जो विक्रम संवत कहलाता है। और आप जानते हैं कि यही विक्रम संवत हमारा क्या है, हिंदू धर्म के अनुसार अब आने जाना वाला संवत है विक्रमी संवत, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के शुरू होने से 57 साल पहले ही शुरू हो चुका था। इसीलिए मैंने कहा 57 बीसी, 57 बीसी। इसीलिए आप जानते हैं कि वैसे तो अभी
वर्ष 2021 से चल रहा है ना। लेकिन यदि विक्रमी संवत के अनुसार ईयर निकालें तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि विक्रमी संवत के अनुसार अभी कौन सा साल चल रहा है। जल्दी से बताना जरा, विक्रमी संवत के अनुसार अभी कौन सा साल चल रहा होगा। संवत का मतलब डायनेस्टी नहीं मेरे भाई, संवत का मतलब कैलेंडर है, ये एरा है, युग है एक नया। बिल्कुल, प्रतीक, नेहा और हिमांशु बिल्कुल सही बता रहे हैं। भाई 2021 चल रहा है तो 2021 में आप 57 जोड़ देंगे, और जब 2021 में 57 जोड़ दिए जाएंगे तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो कितना बन जाएगा, 2078 बन जाएगा। 2078 विक्रमी संवत के अनुसार 57 ऐड करना है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, यदि हम शकों की नासिक ब्रांच या नासिक शाखा के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे, नासिक ब्रांच के ही या नासिक शाखा के ही दो महान शासक हुआ करते थे, जिनके नाम थे भूमक और नहपान। भूमक और नहपान, इन्हें नासिक शाखा का सबसे महान शासक माना जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, नहपान जो कि नासिक शाखा का सबसे महान शासक माना जाता है, लेकिन ध्यान रखेंगे नहपान पराजित हुआ था और मारा गया था किसके द्वारा, गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा। लिखेंगे नहपान वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय, नहपान वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय गौतमी पुत्र सातकर्णी। नहपान को पराजित कर गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इसकी हत्या की थी। लेकिन यदि हम शक वंश के सबसे महान राजा के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि वो मालवा शासक या मालवा ब्रांच से बिलोंग किया करता था। लिखेंगे द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सीथियंस, या शकों का सबसे महान शासक हुआ रुद्रदामन। शक वंश का सबसे महान राजा माना जाता है रुद्रदामन। नाम आप सुन चुके हैं पहले भी, क्योंकि हमने पढ़ा था इसी रुद्रदामन ने भारत में संस्कृत का सबसे पहला और सबसे लंबा अभिलेख लिखवाया था। और इसके बारे में ज्यादातर जो जानकारियां हैं वो हमें कहां से मिलती हैं, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से, क्योंकि रुद्रदामन ने ही लिखवाया था जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन लिख लेंगे, जिसे भारत में संस्कृत का सबसे पहला और सबसे लंबा अभिलेख माना जाता है। दिस इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एंड द लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। और हमने पढ़ा भी था कि रुद्रदामन के ही द्वारा सौराष्ट्र के गिरनार पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाई गई सुदर्शन लेक या सुदर्शन झील की सबसे पहली मरम्मत या सबसे पहला जीर्णोद्धार
भी किसके द्वारा करवाया गया? रुद्रदामन के द्वारा करवाया गया। शक वंश का सबसे महान शासक रुद्रदामन था, और ध्यान रखेंगे रुद्रदामन के ही द्वारा सौराष्ट्र में गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील की सबसे पहली बार मरम्मत करवाई गई थी। और ध्यान रखेंगे उस समय सौराष्ट्र का राज्यपाल या गवर्नर हुआ करता था, ध्यान रखेंगे, सुविशाख। तो जब रुद्रदामन शक वंश का शासक था, तो ध्यान रखेंगे उसी के अधीन जो सौराष्ट्र था, तो सौराष्ट्र का ही राज्यपाल कौन हुआ करता था? सुविशाख हुआ करता था। इसके बाद ध्यान रखेंगे द लास्ट रूलर ऑफ सीथियंस या साका डायनेस्टी वॉज रुद्रसेन थर्ड। लिख लीजिएगा, शक वंश का अंतिम शासक, शक वंश का अंतिम शासक रुद्रसेन तृतीय हुआ। शक वंश का अंतिम राजा या अंतिम शासक हुआ रुद्रसेन थर्ड या रुद्रसेन तृतीय। लिखेंगे रुद्रसेन थर्ड। रुद्रसेन थर्ड वॉज किल्ड बाय चंद्रगुप्त सेकंड। रुद्रसेन थर्ड की हत्या he was killed by चंद्रगुप्त सेकंड। इसकी हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा की गई। और कौन था चंद्रगुप्त द्वितीय? हम सब जानते हैं, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्त वंश का ही सबसे महान राजा किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। उसी के द्वारा रुद्रसेन तृतीय की हत्या की गई थी। भाई, रुद्रसेन तृतीय की हत्या करने के बाद ही तो चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त सेकंड कौन थे? गुप्त वंश का सबसे महान राजा था चंद्रगुप्त सेकंड। पढ़ेंगे अभी जब गुप्ता पीरियड शुरू करेंगे। इसी ने रुद्रसेन थर्ड, रुद्रसेन तृतीय की हत्या करके भारत से शक वंश का अंत किया था। और भारत से शक वंश का अंत करके ही इसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। और ध्यान रखेंगे, ये भारत के इतिहास का सबसे पहला शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ध्यान रखेंगे, भारत में विक्रमादित्य की उपाधि धारण लेने वाला सबसे पहला शासक भी कौन कहलाता है? चंद्रगुप्त सेकंड कहलाता है। नेक्स्ट, अगले लिखिए पर्थियंस या जो कहलाते हैं पहलव। अगले लिखिए पर्थियंस या पहलव। और ध्यान रखेंगे देयर ओरिजिन वॉज ईरान ऑफ सेंट्रल एशिया। पर्थियंस या पहलव जिनका मूल स्थान माना जाता है मध्य एशिया का ईरान, पर्शिया,
और ध्यान रखेंगे, द फर्स्ट रूलर ऑफ पर्थियंस इन इंडिया वॉज माउस। पल्लवों का भारत में प्रथम शासक और द फर्स्ट रूलर ऑफ पर्थियंस इन इंडिया। व्हाट इज विक्रमादित्य? मेरे भाई, विक्रमादित्य वॉज अ टाइटल which had been taken by 14 rulers in Indian history। विक्रमादित्य एक उपाधि है जो भारत के इतिहास में 14 शासकों के द्वारा धारण की गई है, जिसमें सबसे पहले धारण की थी चंद्रगुप्त सेकंड ने। अब मुझे आप चंद्रगुप्त सेकंड तक पहुंचने नहीं दोगे, तब तक आपके पेट में दर्द होता रहेगा। विक्रमादित्य की उपाधि 2 शब्दों से मिलकर बनी है, विक्रम जमा आदित्य। आदित्य का मतलब सूर्य, सूर्यदेव अदिति के पुत्र हैं तो आदित्य कहलाते हैं। तो जिसका विक्रम सूर्यदेव जैसा हो, जिसका विक्रम आदित्य जैसा हो, वही शासक विक्रमादित्य कहलाता है भाई। तो ये उपाधि 14 शासकों ने ली थी। सबसे पहले चंद्रगुप्त सेकंड ने ली थी और आखिरी बार ली थी हेमू ने, जब दिल्ली पर अधिकार कर लिया था हुमायूं के मरने के बाद। वो था विक्रमादित्य 14th, 14वां विक्रमादित्य। तो वो उपाधि है। और जो हमने उज्जैन का शासक विक्रमादित्य बताया है, उसका नाम है विक्रमादित्य, वो शासक है उज्जैन का। लेकिन वो उज्जैन का शासक जब उसने विक्रम संवत चलाया था, वो बात है कब की? 57 बीसी की, है ना? वो बात है 57 बीसी की। और यदि हम चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो भैया 380 ईस्वी से लेके 413 ईस्वी तक का शासनकाल है। मतलब 450 साल का गैप है दोनों में। इस राजा का नाम विक्रमादित्य था और इसकी उपाधि विक्रमादित्य थी। बस इतनी सी बात बता रहा हूं मैं आपको। अपने से ले लेते थे क्या टाइटल? हाँ भाई, बिल्कुल अपने से ले लेंगे, तुम भी ले लो। तुम्हारा नाम है हर्ष, तो आप अपने आप को हर्षवर्धन समझ लो। आप शीलादित्य की उपाधि ले लो, हर्षवर्धन को ही तो क्या कहा जाता है, शीलादित्य की उपाधि धारण की थी, ले लीजिए उपाधि। बट अब नहीं ले पाएंगे, है ना? क्योंकि अब संविधान में इसका पूरी तरीके से अंत कर दिया गया है। भारत से उपाधियों का अंत हो चुका है, आप जानते हैं, अनुच्छेद 18 के तहत। तो अब या तो आप मिलिट्री फोर्सेस में भर्ती हो जाइए, डिफेंस में शामिल हो जाइए। तो यदि आप डिफेंस में शामिल हो जाएंगे तो आप अपनी उपाधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिटायर होने के बाद भी कर सकते हैं भाई। या फिर आप पीएचडी वीएचडी कर लीजिए भाई, तब आप डॉक्टर हर्ष बन जाएंगे। बट छोड़ो यार, क्या करोगे इतना सब करके? तैयारी करो, एग्जाम क्वालिफाई करो, बस आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए, रिश्वत खाइए, पैसा कमाइए, घूसखोर बन जाइए, न्यौछावर खोर दरोगा हप्पू सिंह की तरह। यही तो उद्देश्य है हमारा। हम जिंदगी से चाहते क्या है? हम जिंदगी से सिर्फ एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी, उसके बाद अच्छा खासा दहेज, है ना, उसके बाद एक अच्छी बीवी, उसके बाद 4 5 6 7 बच्चे, जो कि योगी जी ऐसा होने नहीं देंगे बहुत जल्दी, आप देख लेना चाहे। और इसके अलावा बस यही स्मूथ जीवन की कामना करते हैं हम। और हमें चाहिए क्या बताओ? हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति थोड़ी है, आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट मुझे बता दीजिए कि जो देश हित करने के लिए सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहता हो, है ना? एक भी ऐसा स्टूडेंट मुझे बताइए कि आप में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से ये कह सकता है कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूं, मैं इसलिए सरकारी नौकरी चाहता हूं? बताइए भैया, कौन कौन है यहां पर? मुझे अच्छा लगेगा जो देश की सेवा करने के लिए
सरकारी नौकरी करना चाहता है, अदरवाइज उसे सरकारी नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। बहुत कम लोग हैं ऐसे। और जो यहां पर लिख रहे हैं ना कि सर मैं हूं, ठीक है, वो तब कहे मैं हूं जब वो सरकारी विभागों में जाकर ईमानदारी से अपना प्रोबेशन पीरियड ही पूरा कर लें, मतलब 3 साल। प्रोबेशन 3 साल का होता है, ठीक है। लेकिन भाई हम आपसे यही उम्मीद करते हैं, ठीक है, कि चाहे आपका विभाग कैसा भी हो, ठीक है, चाहे सरकार कैसी भी हो, लेकिन आप को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, तभी मजा है ना। देखो, चर्चित तो दोनों ही लोग होते हैं। जो बेहद करप्ट लोग हैं वो भी हमेशा में चर्चा का विषय रहते हैं, उन्हें भी सब लोग जानते होते हैं। और जो जरूरत से ज्यादा ईमानदार लोग होते हैं वो भी हमेशा चर्चा में होते हैं। बस फर्क इतना सा है कि जो करप्ट ऑफिसर्स होते हैं, जो हमेशा में चर्चा में रहते हैं, उन्हें शायद उतनी चैन की नींद नहीं आ पाती होगी जितनी चैन से वो लोग सो जाते हैं जो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना काम करते हैं। तो भैया मेरी शुभकामनाएं तो आप सभी के साथ हमेशा ही हैं, ठीक है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि आप एक अच्छे भविष्य का निर्माण करें, है ना। हम केवल और केवल ये डायलॉग ना मारे कि यार देश का क्या हाल हो गए हैं, देश का हाल बुरा हो गया है ना, देश खराब हो गया है, देश के सिस्टम पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है। इस सिस्टम को बनाने वाले भी हम लोग हैं, इस सरकार को बनाने वाले भी हम लोग हैं, इस प्रशासन व्यवस्था को बनाने वाले भी हम लोग हैं। हर चीज के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, हम ही जिम्मेदार हैं। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये जो भी कुछ है ना, इन सब चीजों के लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। यदि हम अपने आप में ठीक हो जाएं, यदि हम अपने आप में ठीक हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर ईमानदार ऑफिसर गोली खाते हैं, बिल्कुल खाइए गोली, क्या दिक्कत है। ईमानदार ऑफिसर गोली खाते हैं, कब तक खाएंगे बताइए, कब तक खाएंगे। जब सारे ही लोग ईमानदार हो जाएंगे तो फिर ना तो गोली मारने वाले बचेंगे ना गोली खाने वाले बचेंगे, है ना। मोदी जी वैकेंसी दें तब ना। मोदी जी ने वैकेंसी दे दी ना तो रातों की नींद उड़ जाएगी आपकी, क्योंकि आपको पता चलेगा कि यार तैयारी तो अभी हुई नहीं है। हम तो केवल इंतजार ही कर रहे थे कि एक बार ही वैकेंसी निकले तो तैयारी शुरू करें, है ना। ऐसा नहीं है भैया, ईमानदारों को कोई गोली नहीं मारता है। एक्सेप्शनल केसेस हमेशा हर जगह हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस डर की वजह से कि हमें गोली लग जाएगी तो क्या हम भ्रष्टाचारी हो जाए, तो क्या हम दुराचारी हो जाए, बताइए। यूपी का बुरा हाल है, अरे यूपी का बुरा हाल करने वाले भी तो तुम ही लोग हो, हम ही लोग तो हैं भाई। यूपी का बुरा हाल करने वाले, यूपी का बुरा हाल भी तो हमने करा है। अगर हम ही ढंग के होते, अगर हम ही तमीज के होते तो यूपी का बुरा हाल क्यों होता ऐसा। चलिए खैर, बाकी आपकी मर्जी है भैया, आप ज्यादा समझदार लोग हैं, है ना। अब डिपेंड करता है कि आप कैसे बैकग्राउंड से आते हैं। हो सकता है आपको शुरू से शिक्षा ही इस चीज की दी गई हो कि भाड़ में गया देश, भैया सबसे पहले ये देखिए जमीन जायदाद कैसे इकट्ठी करनी है ना। तो विषम परिस्थितियां तो सभी में होती हैं। सर ट्रांसफर कर देते हैं, बेटे अगर ट्रांसफर का डर है तो क्यों तैयारी कर रहा है सिविल सर्विसेज की, बताइए। आप मेरे को कह रहे हो कि ईमानदार ऑफिसर्स की ट्रांसफर कर देते हैं, ईमानदारों को गोली मार देते हैं, ईमानदारों को ढंग से काम नहीं करने देते। जब आपको ये सब चीजें पता है तो आप क्यों तैयारी कर रहे हैं, बताइए। क्यों सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जाके पकोड़े तलिए। अगर सही तरीके से निष्ठा से काम नहीं कर सकते तो आपको उसकी तैयारी करने का कोई हक नहीं है,
इस बात को ध्यान में रखिए। अगर आईएएस बनने का सोचा है तो इन विषम स्थितियों के बारे में भी सोचा ही होगा, और ये सारी की सारी चीजों के बारे में भी आपने दिमाग में सोचा ही होगा, तभी तो आपने तैयारी करनी शुरू की। अगर इन सब चीजों को झेल सकते हो तो ही तैयारी कीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है। और हमारे देश में तो भैया सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले लोग ही आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। 24x7 की नौकरी, 24x7, 24 घंटे सातों दिन। रात को 2 बजे भी अगर जिले में आग लगेगी तो जाना पड़ेगा तुरंत उठ के। इन सारी की सारी विषम स्थितियों का तो पता ही होगा पहले से। तो जब हर चीज का पता है तो उस हिसाब से डिसाइड कीजिए कि तैयारी करनी है या नहीं करनी है ना। हम तो तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बस हमें नौकरी चाहिए, है ना। कुछ उद्देश्य रखने बहुत जरूरी है भाई। लाइफ में कुछ वैल्यूज रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बहुत काम आती हैं। पर्थियंस या पल्लवों का भारत में सबसे पहला शासक माउस को माना जाता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन लिखेंगे बट द एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, बट द एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज मिथ्रोडेट्स फर्स्ट। लेकिन इस वंश का वास्तविक संस्थापक मिथ्रोडेट्स प्रथम को माना जाता है। ही वॉज द एक्चुअल फाउंडर। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं, एक ही व्यक्ति का नाम याद रखना है। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज गोंदो फर्नेस फर्स्ट। इस वंश का महानतम शासक गोंदो फर्नेस प्रथम हुआ। भाई क्योंकि महानतम शासक है, लगभग 20 ईस्वी से 41 ईस्वी तक, ताकि एक आइडिया लग जाए कि भाई किस टाइम था। फर्स्ट सेंचुरी, प्रथम शताब्दी। इस वंश का सबसे महान शासक गोंदो फर्निस प्रथम या फर्स्ट को माना जाता है। और ध्यान रखेंगे, ही मेड हिज कैपिटल, ही मेड हिज कैपिटल टू तक्षशिला। इसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था। ही मेड तक्षशिला हिज कैपिटल, इसने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया था। और ध्यान रखेंगे, गोंदो फर्निस से पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही है। इसी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में फर्स्ट सेंचुरी में, प्रथम शताब्दी में भारत आने वाले फर्स्ट क्रिश्चियन या प्रथम ईसाई संत थे सेंट थॉमस। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बताइए भारत में आने वाले सबसे पहले ईसाई कौन माने जाते हैं। तो भारत में आने वाले सबसे पहले ईसाई माने जाते हैं सेंट थॉमस, जो कि गोंदो फर्निस के ही शासनकाल में भारत आए थे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये दक्षिण भारत गए थे, ये साउथ इंडिया गए थे, लेकिन साउथ इंडिया में ही इनकी हत्या कर दी गई थी। ही वॉज किल्ड इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में ही इनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद
इसके बाद नेक्स्ट लिखिए कुशान्स या कुषाण। नोट कीजिए, बस 1 मिनट में मिलते हैं दोबारा। नोट कीजिए फटाफट, 1 मिनट कंटिन्यू करते हैं। जी, वेलकम बैक। अगले होते हैं कुशान्स, कुषाण, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लिखेंगे देयर ओरिजिन, देयर ओरिजिन वॉज या इनका मूल स्थान माना जाता है वेस्टर्न चाइना या पश्चिमी पश्चिमी चीन। देयर ओरिजिन वॉज वेस्टर्न चाइना या इनका मूल स्थान माना जाता है पश्चिमी चीन। लिखेंगे द फर्स्ट रूलर ऑफ कुशान्स, द फर्स्ट रूलर ऑफ कुशान्स वॉज कुजुल कडफिशस फर्स्ट। कुषाणों का प्रथम शासक कुजुल कडफिशस प्रथम हुआ। द फर्स्ट रूलर ऑफ कुशान्स वॉज कुजुल कडफिशस फर्स्ट या कुजुल कडफिशस प्रथम। और हम सब जानते हैं लगभग 15 ईस्वी से लेके 65 ईस्वी तक शासन किया कुजुल कडफिशस फर्स्ट ने या प्रथम ने। लिखेंगे ही इश्यूड कॉपर कॉइन्स इन हिज रूलिंग पीरियड, इसने अपने शासनकाल में तांबे के सिक्कों का प्रचलन करवाया। ही इश्यूड कॉपर कॉइन्स इन हिज रूलिंग पीरियड, इसने अपने शासनकाल में तांबे के सिक्कों का प्रचलन करवाया। बट द एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी या इस वंश का वास्तविक संस्थापक, इस वंश का वास्तविक संस्थापक हुआ। लिखेंगे विम कडफिशस।
इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है विम कडफिशस को। और आप जानते हैं जिसने लगभग 65 ईस्वी से लेकर 78 ईस्वी तक शासन किया कुषाण डायनेस्टी में या कुषाण वंश में। और हम सब जानते हैं, लिखेंगे ही इश्यूड कॉपर एंड गोल्ड कॉइन्स इन हिज रूलिंग पीरियड। अपने शासनकाल में इसने तांबे एवं स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन करवाया। अपने शासनकाल में इसने तांबे एवं स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन करवाया। और ध्यान रखेंगे जो सिक्के विम कडफिशस के द्वारा जारी करवाए गए थे उनमें एक तरफ ध्यान रखेंगे यूनानी और खरोष्टी लिपि लिखी होती थी और दूसरी तरफ शिव पार्वती की आकृति बनी होती थी। और शिव पार्वती की आकृति बनी होने का मतलब यह है कि ही गिव कंजर्वेशन टू शैविज्म। तो ये हो सकता है कि इसने शैव धर्म का संरक्षण किया या शैव धर्म को संरक्षण दिया। इसीलिए इसके सिक्कों पर शिव पार्वती और नंदी, इसके सिक्कों पर शिव पार्वती और नंदी की आकृति मिलती है। बट लिखेंगे द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी, कुषाण वंश का महानतम शासक बना कनिष्क। कुषाण वंश का महानतम शासक कहलाता है कनिष्क। और हम सब जानते हैं लगभग 78 ईस्वी से लेकर 105 ईस्वी तक कुषाण वंश में शासन किया कनिष्क ने। और जितने भी विदेशी आक्रमणों के बारे में हमने बात की है तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई इनमें सबसे ज्यादा विस्तृत जो साम्राज्य था वो कुषाणों का ही था और उनमें सबसे महत्वपूर्ण शासक ही किसका था या शासक कौन था? कनिष्क। लिखेंगे इन फर्स्ट सेंचुरी ही ऑर्गेनाइज्ड, इन फर्स्ट सेंचुरी ही ऑर्गेनाइज्ड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, इन फर्स्ट सेंचुरी ही ऑर्गेनाइज्ड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कुंडलवन कश्मीर। इसने कश्मीर के कुंडलवन में, इसने कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया। ही ऑर्गेनाइज्ड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कुंडलवन कश्मीर। इसने कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया। इन विच हम सब जानते हैं, लिखेंगे इन विच बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू 2 कम्युनिटीज, जिसमें बौद्ध धर्म 2 समुदायों में विभाजित हुआ, हीनयान और महायान। याद कीजिए जब हमने बुद्धिज्म पढ़ा था तो हमने बात की थी कि प्रथम शताब्दी में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करवाने वाला ही कौन था? कनिष्क। जो कहां पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर, जो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। और हम सब जानते हैं इसी में बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू 2 कम्युनिटीज। बौद्ध धर्म 2 समुदायों में विभाजित हो गया था। एक कहलाए थे हीनयान, एक कहलाए हीनयान बुद्धिस्ट और दूसरे कहलाए महायान बुद्धिस्ट।
तो हीनयान और महायान में विभाजित हुए थे बौद्ध, बुद्धिज्म। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखेंगे, 78 ईस्वी में ही 78 ईस्वी में ही कनिष्क के द्वारा कश्मीर में शकों को पराजित किया गया था। लिखेंगे, he defeated he defeated Scythians in 78 AD। 78 ईस्वी में he defeated Scythians in कश्मीर। 78 ईस्वी में इसने शकों को कश्मीर में पराजित किया। और ध्यान रखेंगे, कश्मीर में सीथियंस या शकों को पराजित करके ही ये सिंहासन पर बैठा था। और 78 ईस्वी में कनिष्क के ही द्वारा चलवाया गया था हमारा राष्ट्रीय संवत, जो क्या कहलाता है, साका संवत या शक संवत। 78 ईस्वी में इसी के द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई थी। और इसके अलावा लिखेंगे, ही वॉज फर्स्ट रूलर he was first ruler who issued he was first ruler who issued pure gold coins। शुद्ध स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन कराने वाला, शुद्ध स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन करवाने वाला ये प्रथम शासक था। He was first ruler who issued pure gold coins। शुद्ध स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन करवाने वाला ये प्रथम शासक था। और हम सब जानते हैं, कुषाण वंश में कनिष्क की राजधानी पेशावर हुआ करती थी। कनिष्क की राजधानी पेशावर या पुरुषपुर हुआ करती थी। लेकिन हम सब जानते हैं, कनिष्क मेड हिज सेकंड कैपिटल टू मथुरा। लेकिन कनिष्क के द्वारा अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया गया था? मथुरा को बनाया गया था। लिखेंगे, ड्यूरिंग हिज रूलिंग पीरियड कनिष्क डिफीटेड अ चाइनीज रूलर। अपने शासनकाल में इसने एक चीनी शासक को पराजित किया था। इन हिज रूलिंग पीरियड ही डिफीटेड अ चाइनीज रूलर। अपने शासनकाल में इसने एक चीनी शासक को पराजित किया था, ध्यान रखेंगे, जिसका नाम था पांचाओ। इसी के द्वारा पान चाओ नामक शासक को पराजित किया गया था, जो एक चाइनीज रूलर था, जो एक चीनी शासक था। लिखेंगे, देयर वर टू बुद्धिस्ट मंक्स इन हिज कोर्ट। इसके दरबार में 2 बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे। देयर वर टू बुद्धिस्ट monks इन हिज कोर्ट और इन हिज रूलिंग पीरियड। इसके दरबार में 2 बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे, और हम सब जानते हैं जिनके नाम थे वसुमित्र और अश्वघोष। और आप जानते हैं कि जब चौथी बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया गया था, उसकी अध्यक्षता ही वसुमित्र के द्वारा की गई थी और उसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। लिखेंगे, हिज रॉयल फिजिशियन वॉज।
हिज रॉयल फिजिशियन वॉज चरक, लिखेंगे इसका राजवैद्य चरक हुआ करता था। हिज रॉयल फिजिशियन वॉज चरक, इसका राजवैद्य चरक हुआ करता था। नाम सबने सुना है चरक का, और हम सब जानते हैं चरक ने ही तो रचना की थी किसकी, चरक संहिता की। तो चरक संहिता के रचनाकार चरक भी कनिष्क के ही दरबार में हुआ करते थे, जो इसके राजवैद्य हुआ करते थे, रॉयल फिजिशियन। इसके अलावा लिख लीजिएगा, कनिष्क के ही शासनकाल से भारत में मूर्ति कला की भी शुरुआत हुई। और यू कैन सी दैट द स्कल्पचर्स आर्ट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द रूलिंग पीरियड ऑफ कनिष्क। कनिष्क के ही शासनकाल से स्कल्पचर्स शुरू हुए या फिर मूर्ति कला की शुरुआत हुई। और हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत में मूर्ति कला के या भारत में मूर्ति बनाने की दो कलाएं प्रसिद्ध हुआ करती थी, या दो आर्ट्स हुआ करती थी, जो कि क्या कहलाती थी, हम सब जानते हैं। एक कहलाती थी गांधार आर्ट, एक कहलाती थी गांधार शैली, और दूसरी कहलाती थी मथुरा आर्ट या मथुरा शैली। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हीनयान बुद्धिस्ट तो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जो महायान थे वो गौतम बुद्ध को मानव रूप में उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। इसीलिए फर्स्ट सेंचुरी में ही, कनिष्क के शासनकाल में ही, गौतम बुद्ध की ही सबसे पहली मूर्ति मानव रूप में बनाकर पूजी गई थी। और हम सब जानते हैं कि गौतम बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति जो बनी थी वो किस शैली में बनी थी, मथुरा शैली में बनी थी। 3री शताब्दी तक कुषाणों का शासन चलता रहा, लेकिन 3री शताब्दी में जैसे जैसे कुषाणों की शक्ति कमजोर होने लगी, कुषाणों की शक्ति क्षीण होने लगी, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कुषाणों के ही दरबार में कुछ सामंत हुआ करते थे, जिन्होंने खुद को कुषाणों से स्वतंत्र घोषित कर दिया और स्वतंत्र घोषित करके एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जिसे हम गुप्त साम्राज्य या गुप्ता एम्पायर कहते हैं। तो कहने का मतलब हम सब जानते हैं 3rd सेंचुरी में शुरुआत हुई किसकी, गुप्ता पीरियड की या गुप्त काल की। तो ये थे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में होने वाले कुछ विदेशी आक्रमण या कुछ फॉरेन इन्वेजन्स। तो यहां पर दोस्तों समाप्त होता है राइज ऑफ मगध टॉपिक या मगध का उत्कर्ष टॉपिक। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, आज के लिए इतना काफी है। और जब अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी तो अगले 2 टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं, या तो हम शुरू करेंगे गुप्ता पीरियड या तो हम शुरू करेंगे गुप्त काल, ठीक है, नहीं तो हम शुरू करेंगे साउथ इंडिया का संगम पीरियड या संगम युग। तो आज के लिए इतना काफी है। हैव अ नाइस वीकेंड, खुश रहिए, मजे कीजिए और साथ साथ तैयारी भी करते रहिए। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद।